अब है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि ए स्फीयर ऑफ मास m rolls on a plane surface. Find its kinetic energy at an instant when its center moves with velocity with speed v. तो एक स्फीयर है जिसका मास m है और ये प्योर रोलिंग मोशन में है प्लेन सरफेस पर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हमको बताना है, जबकि इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है, v है। तो बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें स्फीयर की, और टोटल काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम निकालेंगे हाफ mv/cm² से, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो होगी हाफ I⍵² से, या हाफ ICM⍵²। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे वो सिंपल सा ही है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये कॉन्सेप्ट हमको इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्फीयर हमने बना लिया। तो ये जो स्फीयर है, इसके सेंटर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। और अगर ये पेयर रोलिंग मोशन में है तो पेयर रोलिंग मोशन में जो कंस्ट्रेंट होता है वो कंस्ट्रेंट रिलेशन से हमको मालूम है कि v = कितना होगा, ω/r के बराबर होगा, जिसमें ω उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ये होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम होगी ये, और टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का लेंगे हम किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr²। ओमेगा की वैल्यू को लिखा v/r, और सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाएगा टोटल एक्सप्रेशन हाफ mv² प्लस 1/5 mv², और फाइनली टोटल काइनेटिक एनर्जी जाती है 7/10 mv², एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इसका क्या हो गया, आंसर भी हो गया है। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो बहुत कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। क्वेश्चन नंबर 72 की सिचुएशन को समझ लेते हैं। ए स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर ए एज ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क एंड द फ्री एंड इज फिक्स्ड विद द सीलिंग। द डिस्क मूव्स डाउन, अनवाइंडिंग द स्ट्रिंग, फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। तो डिस्क के ऊपर एक थ्रेड को या स्ट्रिंग को लपेट दिया है, उसका एक एंड कहाँ पर है, किसी रिजिड सपोर्ट के साथ है, और फिर उसको लटका के छोड़ देते हैं। तो डिस्क क्या है, अनवाइंड, स्ट्रिंग अनवाइंड होती जाएगी और डिस्क नीचे आएगी मूव करते हुए। एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमको सिचुएशन थोड़ी ठीक से समझ में आ जाए। तो हमने मान लिया कि ये एक डिस्क है। इस डिस्क पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग को लपेटा हुआ है, स्ट्रिंग वाइंडेड है, और ये वाला जो पॉइंट है, जो एंड है इसका स्ट्रिंग का, एक एंड रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, और अब इस स्ट्रिंग को, इस डिस्क को हमने रिलीज़ कर दिया। तो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो डिस्क है इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमको ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन भी लिखनी होगी और रोटेशनल मोशन की भी। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ही तरह के मोशन यहाँ पर हैं। सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पर, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो डिस्क है वो मूव करती है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोशन हम मान सकते हैं कि प्योर रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमने बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम कौन कौन से फोर्सेस दिखाएं, जैसे ही कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वैसे ही हम आगे बढ़े। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पर mg, और उसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। और टेंशन है स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में टेंशन को हमने रिप्रेजेंट किया है T से, और उस टेंशन फोर्स की डायरेक्शन डिस्क पर किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। ठीक है, टेंशन यहाँ पर भी लगेगा रिजिड सपोर्ट पर, लेकिन रिजिड सपोर्ट पर जो टेंशन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारे पास। अब आगे क्या करते हैं हम, आगे हम ट्रांसलेशनल मोशन से इक्वेशन लिखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसा कि हम लॉज ऑफ मोशन से लिखते चले आए हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब हमको ये पता है कि ये जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। तो mg - t इक्वल टू m/a/cm। अब हमको एक इक्वेशन और बनानी है यहाँ पर रोटेशनल मोशन की, और वो इक्वेशन बनाएंगे हम टॉर्क लेके
किसके अबाउट टॉर्क लेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम टॉर्क लेते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो फोर्स टॉर्क देंगे, कौन कौन से फोर्सेस टॉर्क देंगे? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क ज़ीरो होगा। mg का टॉर्क ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहीं से पास हो जाती है। जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, mg की लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास होती है, इसलिए mg का टॉर्क कितना होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन ये जो टेंशन T है, इसका टॉर्क हमको मिलेगा, और इसका टॉर्क कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पेन रखो, और यहाँ पेन रखने के बाद आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए टेंशन फोर्स पर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? r के बराबर। ठीक है, तो टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं हम। तो T इंटू आर इक्वल टू आई अल्फ़ा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा। और यहाँ पर हम चाहें तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से एक चीज़ और लिख सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू। उससे पहले हमने क्या काम किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया, I इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि इस वाली इक्वेशन में जिस पॉइंट के अबाउट आपने टॉर्क लिया है उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, या जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिया है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमने r को कैंसिल कर दिया एक r ऊपर वाली इक्वेशन में, तो T इक्वल टू हाफ mr अल्फ़ा ये हमको मिला। अब इक्वेशन नंबर 1 अगर देखो तो उसमें दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, एक है टेंशन और एक है ACM। इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक और अननोन ऐड हो गया है, अल्फ़ा। यानी कि फाइनली अब जो सिचुएशन है हमारे सामने, वो सिचुएशन ये है कि हमारे पास इक्वेशन 2 हैं और अननोन क्वांटिटीज़ 3 हैं। तो हमको एक और इक्वेशन की ज़रूरत है। जो एक और इक्वेशन आएगी एडिशनल, वो आप कह सकते हैं कि रोलिंग मोशन का वो कंस्ट्रेंट मोशन है, ACM इक्वल टू अल्फ़ा आर। तो ACM इक्वल टू हम अल्फ़ा आर लिखेंगे, ये थर्ड इक्वेशन है। और इक्वेशन नंबर 4 जो थी वो कितनी हो गई? हाफ MACM। वो कैसे आई? इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा को मैंने कितना लिख दिया? अल्फ़ा की वैल्यू हम लिख देते हैं ACM बाई आर। तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ MACM ये बच गया। ठीक है, और टेंशन की वैल्यू यहाँ से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसकी इक्वेशन को अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 से हमको मिल जाता है mg, यानी जो ये वाला mg था वो एज इट इज़ है। ये जो टेंशन था ये वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है, कितनी? हाफ MACM। और राइट साइड में जो MACM था वो एज इट इज़ ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। बस इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करते ही हमको ACM की वैल्यू पता चल जाएगी। तो mg इक्वल टू MACM प्लस हाफ MACM, तो mg आता है 3/2 MACM के बराबर, और ACM कितना हो जाएगा? 2g/3, एंड दिस इज़ द आंसर। तो ACM इक्वल टू 2g/3 ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये क्वेश्चन भी रिलेटिवली सिंपल था। धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं उनमें रोलिंग मोशन के और कॉन्सेप्ट ऐड होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? ये कहता है कि ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हाइट h ऑन ए रफ ट्रैक शोन इन फिगर। तो जो फिगर शो किया हुआ है उसमें रफ ट्रैक पर एक बॉल को रिलीज़ किया हुआ है, और किस हाइट से रिलीज़ करते हैं? h हाइट से। इसके अलावा इसमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो बॉल है वो कैसी? स्मॉल है। तो स्मॉल बॉल जब लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो h हाइट है इसके कंपैरिजन में बॉल की जो रेडियस है वो बहुत ही कम है। तो वहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन करने की गुंजाइश बन जाती है। तो मैं एक डायग्राम और बना लेता हूँ पहले जो ठीक से नज़र आए। तो ये मैंने बना लिया एक सरफेस, ठीक है, और यहाँ पर रखी हुई है एक स्फेरिकल बॉल जिसका कि रेडियस बहुत कम है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ था उस डायग्राम से थोड़ा बड़ा डायग्राम मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो ये स्फेरिकल बॉल है सॉरी और ये हाइट क्या है? यहाँ से जो हाइट दी हुई है
वो कितनी है, h के बराबर है। कहाँ पर, ये वाली हाइट। और फाइनली ये बॉल मूव करते करते, रोल करते करते यहाँ पर आ जाती है। तो ये वाली पोजीशन मैंने यहाँ बना दी है, ठीक है। और जिस साइड से इसको रिलीज़ किया था वो है h। तो h क्या है, सेंटर ऑफ मास की हाइट है यहाँ पर, बॉल के सेंटर ऑफ मास की हाइट। अब वो जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है उसमें इस चीज़ का यूज़ होगा कि जो h दिया था क्वेश्चन में वो h r के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। रीज़न क्या है उसका कि जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे mgh, और इसके लिए हम रेफरेंस लेवल क्या लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेंगे हम ग्राउंड को। तो ये मैं ग्राउंड को ले लूँ रेफरेंस लेवल यहाँ पर, इस सरफेस को। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट मैंने कितनी एज्यूम की यहाँ से कि ये सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो है h। लेकिन जब ये बॉल, स्फेरिकल बॉल यहाँ पर पहुँचेगी तो इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट जीरो नहीं है। इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है, सेंटर ऑफ मास की हाइट है इसकी रेडियस के बराबर। सपोज ये रेडियस r है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए इसकी mgr। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि h इज़ मच मच ग्रेटर देन r, इसलिए हम जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी mgr उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इस अप्रॉक्सीमेशन का, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ है इस अप्रॉक्सीमेशन को करने में कि अगर बॉल का साइज़ बहुत कम है तो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो ले सकते हैं, ये मानते हुए कि सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड से जो हाइट है वो h के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। यहाँ पर जब ये बॉल पहुँच जाती है तो सेंटर ऑफ मास की ये जो हाइट है ये h के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा क्या है, अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट स्लिप एनीवेयर, फाइंड इट्स लीनियर स्पीड व्हेन इट रोल्स ऑन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ट्रैक। एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट स्लिप एनीवेयर, ये कहीं पर भी स्लिप नहीं होती है। अगर ये कहीं भी स्लिप नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है कि ये मोशन कैसा है, प्योर रोलिंग मोशन है। तो प्योर रोलिंग मोशन लेके हमें इसे सॉल्व करना है। और अगर मोशन प्योर रोलिंग है किसी सरफेस पर तो याद रखो कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो होगा। अगर बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो होगा। इस टाइप की सिचुएशन में किसी एक स्पेशल केस में ऐसा हो भी सकता है कि फ्रिक्शन का वर्क निकल आए और वो किसी और फ्रेम में निकल आए, ठीक है। लेकिन अभी हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं वो ग्राउंड है। तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ्रिक्शन का वर्क यहाँ पर कैसा है, जीरो है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन का वर्क जीरो है, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क कर दिया तो फिर ग्रेविटेशनल फिर जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्यों कंजर्व रहेगी, क्योंकि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज थ्रू आउट द मोशन जीरो है। तो फ्रिक्शन का वर्क जीरो होता है प्योर रोलिंग मोशन में, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन होते हुए भी लगा सकते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो नहीं है, ध्यान रखना। जब ये बॉल मूव कर रही है, मूव करते हुए नीचे आ रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में फ्रिक्शन का रोल है, लेकिन फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है। अब वो किसी लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों जीरो है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही सफिशियंट है कि आप याद रखो कि बॉडी अगर प्योर रोलिंग मोशन में है तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो होता है। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं इसकी। तो चलिए कर देते हैं। तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी कि अगर बॉल स्मॉल स्फेरिकल बॉल है तो r इज़ मच मच स्मॉलर देन h, यानी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन, इन प्योर रोलिंग मोशन वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो, और इसका मतलब ये है कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैन बी अप्लाइड। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो इतनी हो गई। जो मैंने लिखवाया था, जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो लिख दिया है। अब क्या करें, हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन में हमने क्या काम किया, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल मतलब जब बॉल कहाँ पर थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर थी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये जीरो होगी क्योंकि इनिशियली उसको रिलीज़ किया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में बता चुका हूँ कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgr होती, लेकिन बॉल स्मॉल है इसलिए सेंटर ऑफ मास की हाइट को हम h के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ले रहे हैं। सो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी यहाँ पर वो हमको लिखना है। तो बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में है और अगर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v
और प्योर रोलिंग मोशन में है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v/r के बराबर। ठीक है, तो चलिए आगे हम इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। तो mgh प्लस 0 और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और ये स्फेरिकल बॉल है इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो कितना लेंगे हम 2/5 mr²। और एंगुलर वेलोसिटी सिंस बॉडी इज इन प्योर रोलिंग मोशन देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज v/r, तो v/r लिखा। इसको जल्दी से हम सिंप्लीफाई कर लें तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है v इक्वल टू √10/7 gh, √10/gh, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो तो 2-3 स्टेप्स का है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आप ठीक से समझना। जो मैंने पूरा डिस्कशन किया इनिशियली उसको ठीक से समझना। क्या क्या जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए उससे पहले मैंने कुछ बातें बताई हैं इसको सॉल्व करने से पहले, उन बातों को अच्छे से याद रखना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 74 हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 74 में सिचुएशन ये है कि ए स्मॉल डिस्क इज सेट रोलिंग विद ए स्पीड v on the horizontal part of the track of the previous problem from right to left। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया है बॉल को हॉरिजॉन्टल सरफेस से। टू व्हाट हाइट विल इट क्लाइंब अप द कर्व्ड पार्ट। तो अब ये कर्व्ड पार्ट पर कितना ऊपर तक जाएगी ये हमको बताना है। तो डायग्राम में एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। चेंज ये करना पड़ेगा कि ये जो हाइट h है ना, ये पुरानी वाली हाइट नहीं है, ये कुछ और है, तो इसको तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। बाकी डायग्राम सेम है। ठीक है, बाकी डायग्राम सेम है। तो अब इसमें सिचुएशन है क्या कि बॉल, सॉरी ये बॉल नहीं है, अगर मेरे से बॉल निकल गया हो तो चेंज कर लेना। इसमें डिस्क है, ये स्मॉल डिस्क। अच्छा, इसमें भी डिस्क जो दी हुई है वो कैसी है, स्मॉल है। तो डिस्क के स्मॉल होने का मतलब ये है कि इसमें भी आपको करना क्या है, डिस्क की रेडियस को, जो हाइट जहाँ तक ये जाएगी मैक्सिमम हाइट तक, उसके कंपैरिजन में उसको नेग्लिजिबल लेना है। ठीक है, तो ये तो है स्मॉल डिस्क, इसको कितनी स्पीड दे दी है यहाँ से v, और जिस मैक्सिमम हाइट तक ये जाती है वो मैक्सिमम हाइट में मान लेता हूँ, यहाँ से अगर हम मेज़र करें तो वो मैक्सिमम हाइट है इसकी h मैक्स के बराबर। ठीक है, h मैक्स लिख लिया। तो जो कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन मैंने बताए थे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। क्या एप्लीकेबल है यहाँ पर कि जो फ्रिक्शन है प्योर रोलिंग मोशन में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसा होगा, 0 होगा, और वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर 0 है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसमें लगा सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में सीखना है तो जो पिछला क्वेश्चन था उसका वीडियो दोबारा देखो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में लिखता हूँ इसकी 0, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल मैं ग्राउंड ही ले रहा हूँ यहाँ पर, तो ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास की हाइट नेग्लिजिबल है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने लिख दिया 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो I की वैल्यू हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखनी है डिस्क की, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ mr², और हाफ I ओमेगा स्क्वायर में अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती है v/r, तो v/r का स्क्वायर इक्वल टू, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी बॉल तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, स्पीड 0 हो जाएगी इसकी यहाँ। ठीक है, इस जगह पर इसकी स्पीड कितनी है, 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी को तो लिखा हमने 0, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh के बराबर। और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसमें, तो जो रेडियस थी r, ये वाला r और ये भी स्क्वायर ही है, और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो r² से r² तो कैंसिल हो गया, और लेफ्ट साइड में बचता है हाफ mv², हाफ mv² प्लस 1/4 mv²। राइट साइड में क्या है, mgh है। मास भी कैंसिल कर देते हैं। अब लेफ्ट साइड में, अच्छा मैं थोड़ा बीच में आ गया हूँ, साइड हो जाता हूँ, और मास कितना हो जाएगा,
मास हो जाएगा इसका मास तो कैंसिल हो गया है, लेफ्ट साइड में जो टर्म थी वो टोटल ऐड होके हो जाएगी 3/4 v², और राइट साइड में GH। तो सिंप्लीफाई करके ये आता है H = 3v²/4g के बराबर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, और जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया है वो ये लगाया है कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है, क्योंकि ये प्योर रोलिंग मोशन है, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसमें लगा सकते हैं। तो लगा के आंसर आ गया, 2-3 स्टेप का ही क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि ए स्फीयर स्टार्ट्स रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, फाइंड द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर व्हेन इट हैज़ कवर्ड ए डिस्टेंस L। तो जब इसने डिस्टेंस L कवर कर ली है तब इसकी स्पीड क्या होगी, हमको ये बताना है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ कि एक सरफेस है और यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक है स्फीयर, और ये प्योर रोलिंग मोशन में है। ये प्योर रोलिंग मोशन करते हुए यहाँ पर आ जाता है इस वाली पोजीशन पर, जो कि आप देख रहे हो, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। और यहाँ तक आने में इसके सेंटर ऑफ मास ने जो डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस कितनी है, L के बराबर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम यूज़ करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। ध्यान ये रखना है कि क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है, फ्रिक्शन का बर्डन 0, जैसा कि पिछले 2 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने के लिए मुझे मानना पड़ेगा कि इसका रेफरेंस लेवल कहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं रेफरेंस लेवल सेलेक्ट करना होगा। तो मैं रेफरेंस लेवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर, इसके सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस प्रोसेस में कितना नीचे आया ये हमको चेक करना है। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया मैं बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ। ये हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, ये इतना नीचे आया है, और जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाली मैंने लाइन खींच के बना दी। क्वेश्चन में ये एंगल गिवन है थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के ही बराबर होगा। तो ये जो डिस्टेंस आई है यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आप, सेंटर ऑफ मास का जो हुआ है ये कितना है, L साइन थीटा के बराबर। तो L साइन थीटा के बराबर इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर इसमें लिखूं तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर लिखता हूँ, तो इसको मैंने मान लिया कितना है 0, प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो होगी ½ I ω²। I की जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हम कितना लेंगे, स्फीयर है तो 2/5 mr²। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये हमने लिया, तो ½ I, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है, प्योर रोलिंग मोशन है तो उसको V/R लिख लेते हैं, तो V/R का होल स्क्वायर। तो ये जो 0 मैंने लिखा हुआ है ये किसके लिए है, 0 है फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पर, इस वाली चीज़ पे, मतलब ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ अगर फाइनल पॉइंट, तो मैंने ये पहले फाइनल वाली पोजीशन पे लिख दी है एनर्जी, ये है फाइनल पर, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ये मैंने लिख दी है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इनिशियली जो रेफरेंस लेवल मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ से सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है, L साइन थीटा पर। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgL साइन थीटा, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, क्योंकि वहाँ से तो उसको रिलीज़ किया था, तो mgL साइन थीटा प्लस 0। ठीक है, तो एनर्जी को हम इक्वेट कर देते हैं, फाइनल को और इनिशियल को। ये कौन सी है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो जो राइट साइड में जो था ये है ½ mv² प्लस ½ 2/5 mr² V/R का स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, हम 2-3 बार पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये कितना आ जा रहा है, 7/10 mv²। तो ये हुआ 7/10 mv², और ये किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख लें हम इसमें, mgL साइन थीटा, बस सिंप्लीफाई कर दिया। तो V इक्वल टू कितना जाएगा, मास
कैंसिल हो गया, और ये होगा अंडर रूट, अच्छा मैं पीछे आ गया तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ यहाँ से, तो v इक्वल टू अंडर रूट 10/7 GL साइन थीटा, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था अगर हमको जो पुराने दो कॉन्सेप्ट याद हैं तो। अब हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 76 की जो लैंग्वेज है, जो सिचुएशन है, वो ये है, ए हॉलो स्फीयर इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। पार्ट ए ये है, what should be the minimum coefficient of friction between the sphere and the plane to prevent sliding। और पार्ट बी है, find the kinetic energy of the ball as it moves down a length L on the incline if the friction coefficient is half the value calculated in part A। तो एक हॉलो स्फीयर है, ध्यान रहे कि इसमें स्फीयर हॉलो है। अगर किसी क्वेश्चन में केवल स्फीयर लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसको लेना है कि ये सॉलिड स्फीयर है। अगर हॉलो स्फीयर होगा तो अलग से क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये हॉलो स्फीयर है। तो इसमें एक हॉलो स्फीयर है, इंक्लाइन प्लेन से इसको रिलीज किया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा के बराबर है। व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्फीयर एंड द प्लेन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, यानी कि ये प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ आए, उसके लिए मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, एक तो ये बताना है। दूसरी चीज बतानी है हमको पार्ट बी में, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एज इट मूव्स डाउन इन लेंथ L ऑन द इंक्लाइन। तो अगर इंक्लाइन पर L लेंथ चलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बॉल की, बॉल मतलब हॉलो स्फीयर। इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज हाफ द वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट ए। तो पार्ट ए में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम निकालेंगे वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा किस लिए, जिससे कि प्योर रोलिंग हो सके। लेकिन पार्ट बी में हमें क्या करना है कि प्योर रोलिंग में जितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए है हम उससे आधा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखेंगे, जिससे कि ये प्योर रोलिंग ना करे, तो ये स्लिपिंग होगी। तब हमको निकालना है कि L डिस्टेंस कवर करने के बाद जब सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस L कवर कर लेगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम हमको निकालना है। और इसमें v इक्वल टू ओमेगा आर हम नहीं लगा सकते क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन का केस ये नहीं होगा। तो देखते हैं हम आगे। सबसे पहले एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया, ये इंक्लाइन प्लेन आ गया और इसके ऊपर रखा हुआ है एक हॉलो स्फीयर, ठीक है। और ये हॉलो स्फीयर नीचे भी आएगा भाई, तो ये हॉलो स्फीयर आ जाता है नीचे। तो पहले पार्ट ए को ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर ये जो हॉलो स्फीयर है ये यहाँ आ चुका है, ठीक है। और ज़रा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ये बना लिया हमने, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो कौन कौन से फोर्सेस पर लग रहे होंगे पहले हम ये ड्रॉ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के ना कंपोनेंट्स डायरेक्ट करके लिखता हूँ, अदरवाइज डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा तो यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। एक होगा इसमें mg कॉस थीटा, तो ये मैंने बना दिया mg कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़ मैं बनाना भूल गया हूँ इसमें कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो गया mg साइन थीटा के बराबर। तो mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा दोनों हमने बना दिए। और क्या होगा इस पर, एक होगा नॉर्मल रिएक्शन जो ये mg कॉस थीटा है, mg कॉस थीटा, इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन बनेगा नॉर्मल रिएक्शन n। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अप द इंक्लाइन प्लेन लग रहा होगा, तो उसको मैं शो करता हूँ यहाँ पर कलर चेंज करके, ये वाला। तो ये है फ्रिक्शन फोर्स, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और पार्ट ए में जो मोशन है वो कैसा है, प्योर रोलिंग मोशन है, इसलिए ये फ्रिक्शन कैसा हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये काइनेटिक नहीं है, क्योंकि स्फीयर के और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन यहाँ पर नहीं है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है।
तो हम क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे इसमें। ठीक है, पहले फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने कितनी है, तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखना शुरू करता हूँ इस पर। तो न्यूटन सेकंड लॉ से जो मैंने पहली इक्वेशन लिखी इस पर, वो है mg sin थीटा माइनस fs इक्वल टू m ACM, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद फिर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका, इसके अबाउट मैं ले रहा हूँ टॉर्क। तो mg sin थीटा का टॉर्क 0 होगा, नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, और mg cos थीटा का टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क कौन देगा इसको, केवल फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क होगा Fs इंटू R इक्वल टू आई अल्फा। आई भी उसी एक्सिस के अबाउट है जिसके अबाउट मैं टॉर्क ले रहा हूँ, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो Fs इंटू R इक्वल टू, अभी हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। तो 2/3 mr², और प्योर रोलिंग मोशन है इसलिए अल्फा को हम कितना लिख सकते हैं, ACM/R। तो मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए यहीं लिख देता हूँ ACM/R। तो यहाँ से Fs की वैल्यू आती है सॉल्व करने पर 2/3 m ACM। और चूंकि मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है इसलिए मैं यहाँ से m ACM की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो m ACM की वैल्यू इससे मुझे मिलेगी 3/2 Fs, 3/2 Fs, ये इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो mg sin थीटा माइनस Fs इक्वल्स टू 3/2 Fs। mg sin थीटा इक्वल्स टू Fs प्लस 3/2 Fs सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 Fs के बराबर। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आती है 2/5 mg sin थीटा के बराबर। ये है इक्वेशन नंबर 3। यानी कि अगर मैं ये मान लूँ कि ये मोशन पेयर रोलिंग मोशन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है मुझे कितनी चाहिए, 2/5 mg sin थीटा के बराबर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्लिपिंग ना हो, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया है इस फ्रिक्शन को होना चाहिए Fs मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्सिमम। समझो इसको, जो अभी फ्रिक्शन आया है इस फ्रिक्शन को फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के या तो बराबर हो या कम हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी। सो Fs लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्सिमम मैंने लिखा। इक्वेशन नंबर 3 से Fs की वैल्यू आती है 2/5 mg sin थीटा लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्सिमम। और Fs मैक्सिमम कितना होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिलती है म्यू n से। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/5 mg sin थीटा लेस देन और इक्वल टू म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg cos थीटा है, तो उसको लिखा हमने mg cos थीटा। तो उसको सिंप्लीफाई करने पर म्यू आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/5 tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये म्यू आया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/5 tan थीटा। तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए हमको, म्यू मिनिमम हो जाएगा, म्यू मिनिमम इक्वल टू 2/5 tan थीटा। तो ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। ये आंसर ऑफ पार्ट ए। ये पार्ट ए का आंसर कंप्लीट हो गया। अब जो है सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो हमको चाहिए है। तो ये है पार्ट बी, ये पार्ट ए लिख दिया, मैं कर दिया एक तरह से सॉल्व मैंने। पार्ट बी में हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लेना है, हमको यूज़ करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पार्ट ए का हाफ, यानी कि इसको हम लेंगे 1/5 tan थीटा। सो इन पार्ट बी we need to take mu equal to 1/5 tan theta and then solve the problem। तो 1/5 tan theta लेंगे, ठीक है। और निकालना क्या है इसमें, हमको एनर्जी निकालनी है। तो भाई देखो, अब मुझे ना स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, तो मैं यहाँ की जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको यहाँ से हटाऊँगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए
एक मिनट रुकी जरा, मुझे थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। तो मैंने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा यहाँ से रिमूव करता हूँ। पार्ट ए में जो कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया था उसको यहाँ से हम हटा देते हैं। इसको हटा दिया और पार्ट ए में जो कुछ भी आया था, म्यू की जो वैल्यू आई थी उसकी हाफ वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पार्ट बी और पार्ट बी में म्यू इक्वल टू 1/5 tan थीटा वी हैव टू टेक। अब देखो क्या होगा, अब हम फिर इसमें न्यूटन सेकंड लॉस इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉस इक्वेशन लिखते हैं तो ये इक्वेशन होगी mg sin थीटा माइनस fs। अब देखो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना चाहिए था प्योर रोलिंग के लिए, वो पार्ट ए में हमने निकाल लिया 2/5 tan थीटा चाहिए था, लेकिन अब हम ले रहे हैं 1/5 tan थीटा। तो अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब स्लिपिंग हो जाएगी, प्योर रोलिंग मोशन नहीं रहेगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन होगा। तो मैं लिखता हूँ म्यू और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा। तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल्स टू m ACM। इसको सॉल्व करके हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो mg sin थीटा माइनस म्यू की वैल्यू लिखी हमने 1/5 tan थीटा यहाँ पर, ठीक है, और फिर mg cos थीटा को एज इट इज लिख दिया इक्वल टू m ACM। और मैं जरा अपनी पोजीशन शिफ्ट करूँ, साइज थोड़ा चेंज करूँ जिससे कि आपको साफ साफ दिखे। यहाँ पहुँच जाता हूँ। अब देखो इसमें एक्सप्रेशन में मास तो सभी जगह कैंसिल हो जाएगा हर स्टेप में से, और यहाँ बचता है g sin थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो एक cos थीटा नीचे एक ऊपर, ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 1/5 g sin थीटा। तो 1/5 g sin थीटा इक्वल टू ACM। तो सिंप्लीफाई करने पर सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन आता है ये आता है 4/5 g sin थीटा के बराबर। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये देखिए आप, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितनी कवर की, ये सर्कल मैंने यहाँ पर किया हुआ L, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो अगर ये L डिस्टेंस कवर करता है तो L डिस्टेंस कवर करने की प्रोसेस में जो स्पीड ये गेन कर लेगा, वो स्पीड या सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड आएगी वो इस एक्सेलरेशन की वजह से आएगी। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगा दें, सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है 0, क्योंकि हमने रिलीज किया था तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, प्लस 2 एक्सेलरेशन 4/5 g sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का कितना है L। तो इसको सिंप्लीफाई करने से v की वैल्यू आ जाती है, तो हाफ mv स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा भाई 4/5 mgl sin थीटा के बराबर। ये लिखा मैंने इक्वेशन नंबर, अब मैं पुरानी भूल गया इसको डिलीट करके वो कौन सी थी, तो उसको क्या नाम देते, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 है। और ये क्या निकाला इक्वेशन नंबर 4 में हमने, इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास आ गई है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बारी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे चाहिए अल्फा, जिससे कि मैं ओमेगा निकाल पाऊँ। अल्फा किससे मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन किससे मिलेगा, वो मुझे टॉर्क की इक्वेशन से मिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास के बाद हम टॉर्क लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क कौन देगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, केवल फ्रिक्शन फोर्स देगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा Fs इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। ठीक है, mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, सारे कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनकी लाइन ऑफ एक्शन की 0 है, इसलिए टॉर्क 0 है। फ्रिक्शन का टॉर्क लिखा Fs इंटू r इक्वल टू आई अल्फा। आई यानी कि हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3
एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एफ एस की वैल्यू कितनी होगी? एफ एस की वैल्यू अब जो पार्ट ए में आई थी वो नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन कौन सा हो चुका है? काइनेटिक फ्रिक्शन हो चुका है, जिसकी वैल्यू म्यू एन होती है। तो इसको हम लिख देते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर अल्फा। और म्यू की वैल्यू भी रख देनी है अब हमको 1/5 टेन थीटा। तो 1/5 टेन थीटा इंटू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर अल्फा। तो देखो भाई एम से एम कैंसिल हो गया और आर का जो स्क्वायर था राइट साइड में, उसके स्क्वायर को हमने एक आर से उड़ा दिया। और टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो 1/5 यहाँ बचेगा 1/5 साइन थीटा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बचता है 2/3 अल्फा आर, 2/3 अल्फा आर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आती है हमारे पास 3, जी भी बचा है लेफ्ट साइड में ये, तो 1/5 जी साइन थीटा। तो 3g साइन थीटा अपॉन 10r। तो 3g साइन थीटा अपॉन 10r ये किसकी वैल्यू हो गई? अल्फा की वैल्यू। अब हम इससे निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का काम जो है भाई ये बड़ा अच्छा काम होगा। एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें? हमको इक्वेशन अगर लगानी है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये कितने एंगल से रोटेट कर गया नीचे आने की प्रोसेस में, वो एंगल मुझे नहीं पता। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे निकालना पड़ेगा कि इसको एल डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा। ठीक है, तो टाइम के लिए तो ACM ही यूज़ होगा। तो फिलहाल अभी जो अल्फा आया है इसको रखो यहीं, अल्फा को यहीं रखो, अभी इसका कुछ नहीं करना है, इसका इस्तेमाल थोड़ी देर बाद करेंगे। और ACM कितना आया था? 4/5 जी साइन थीटा, उसको लेके चलते हैं। और बाकी चीज़ें हमको यहाँ से हटानी पड़ेंगी क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए चाहिए है स्पेस। तो ये हटा देते हैं हम सारा यहाँ से। तो टाइम निकालने के लिए हम लगाते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का है L, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 ACM कितना आया था? 4/5 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो जो टाइम लगा इसको सॉल्व करने पर, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा ऊपर, तो 5L अपॉन 2G साइन थीटा अंडर रूट, इतना टाइम लगेगा। तो इतने टाइम में इसका ओमेगा कितना हो जाएगा? ठीक है, बढ़िया ट्विस्ट आ रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर। तो अब हम लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी इसकी? ओमेगा, इनिशियल थी 0 क्योंकि रिलीज किया था। अल्फा की वैल्यू अभी ऊपर निकाल ली हमने, ये है 3g साइन थीटा, 3g साइन थीटा अपॉन 10r। और टाइम कितना आ चुका है? टाइम है अंडर रूट 5L अपॉन 2g साइन थीटा। अभी हम कुछ काटते पीटते नहीं, अभी हमने फाइनल ओमेगा को ऐसे रखा। अब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो मुझे फिर ये सारा कुछ हटाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे कैलकुलेशन के लिए। काइनेटिक एनर्जी हमको लिखनी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसी ड्यूरेशन में ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में भूल गया कितनी आई थी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी कैलकुलेट की थी, मैं भूल गया हूँ, तो उसको फिर लिखूंगा अभी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई की वैल्यू कितनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ये हॉलो स्फीयर है, तो 2/3 एम आर स्क्वायर। और ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 100 आर स्क्वायर इंटू 5L अपॉन 2g साइन थीटा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ उठा के हमने रखी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये बड़ा लंबा चौड़ा तामझाम हो गया है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बचता है भाई? 2 से ये 2 उड़ गया, और क्या कैंसिल होता है?
5 से कैंसिल हो जाएगा ये 100, तो कितना बचेगा 20 बचेगा ये। और क्या है, इस 3 से ये 9 कैंसिल होगा तो ऊपर 3 बचता है। तो फाइनली बच कितना रहा है 3/40, 3/40 m। ये स्क्वायर से एक g कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा का जो स्क्वायर है एक वो कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 3/40 mgl साइन थीटा, ये तो बच रहा है भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जो तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली है। मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया है, कैलकुलेशन साफ साफ देखे इसलिए। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई कितना आया सॉल्व करने के बाद 3/40 mgl साइन थीटा। और जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, ट्रांसलेशनल, आप वीडियो याद नहीं है आपको तो आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है 4/5 mgl साइन थीटा। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो mgl साइन थीटा तो कॉमन निकल आएगा, तो ये होगा 3/40 प्लस 4/5 इंटू mgl साइन थीटा। ऐड कर देते हैं, LCM हो जाएगा 40 और ये होगा 3 प्लस 32 mgl साइन थीटा, और ये हो जाएगा 35/40 mgl साइन थीटा। अब इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 7 और नीचे हो जाएगा 8, तो 7/8 mgl साइन थीटा। ठीक है, ये है फाइनल आंसर इसका। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें क्या था, पार्ट बी जो था इसका बढ़िया था। पार्ट ए से मैं कहूँगा कि पार्ट बी इज बेटर, क्योंकि पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में सिचुएशन ये है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द रिम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल कप सो दैट it rolls along the surface. If the rim of the hemisphere is kept horizontal, find the normal force exerted by the cup on the ball when the ball reaches the bottom of the cup. A solid sphere of mass m is released from the rest from the rim of a hemispherical cup so that it rolls along the surface. अब इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? इंफॉर्मेशन है भाई, एक तो हमको जो इसका मास मालूम है ना, g ऑलरेडी पता ही होता है, रेडियस नहीं गिवन है तो रेडियस हम अज्यूम कर लेंगे। अच्छा, इसमें कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ये स्मॉल स्फीयर है या स्मॉल बॉल है। ठीक है, तो रेडियस को नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम रिम ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप सो दैट इट रोल्स अलोंग द सरफेस। रोल है यानी कि प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। इफ द रिम ऑफ द हेमिस्फीयर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल, और वो हॉरिजॉन्टल है। चलो, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे आगे? तो सबसे पहले तो हमने क्या काम किया कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल बना लिया ये। ठीक है, एक हेमिस्फीयर बना लिया है जिसका कि जो रिम है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और इसके सरफेस पर एक बॉल रखी हुई है। कहाँ पर? यहाँ रखी हुई है, जो आप देख रहे हो जिस पोजीशन पर। यहाँ से इसको हम रिलीज करेंगे बॉल को। ठीक है, और पूछा ये है कि जब ये बॉल कहाँ पहुँच जाएगी, सबसे नीचे वाले पार्ट पर पहुँच जाएगी, तब हमको बताना है कि इस पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी। मोशन प्योर रोलिंग मोशन है, कहीं पर कोई स्लिपिंग नहीं है, इसलिए इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जा सकता है। तो हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल में ले लेता हूँ बेस इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस लेवल है वो रेफरेंस लेवल मैंने अज्यूम किया ये है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो जो बॉल है या स्फेरिकल बॉल है या सॉलिड स्फीयर है,
इसकी सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो हम कितनी मान के चलेंगे, इसकी रेडियस के बराबर। तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो रेडियस हमने ले ली आर के बराबर है। तो हेमिस्फीयर की रेडियस है आर, और इसकी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgr, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, क्योंकि रिलीज किया है हमने वहाँ से, तो इनिशियल एनर्जी या इनिशियल स्पीड 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दी हमने mgr। अब जब ये नीचे पहुँचेगा, ठीक है, तब इसकी हम मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे कितने होंगे। तो ये रोल करते हुए आ रहा है, प्योर रोलिंग मोशन में है। जब ये सबसे नीचे पहुँचता है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख रहे हैं 0, और इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हम दो कंपोनेंट में, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो mgr इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस हाफ। अब ये स्फेरिकल बॉल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे हम 2/5 mr²। और क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि ये रोल करती है, कहीं स्लिप नहीं होती स्फेरिकल बॉल, तो ओमेगा को लिख सकते हैं v/r। प्योर रोलिंग की जो कंडीशन होती है वो हमने लगा दी। और अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाऊं, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा mgr इक्वल्स टू, राइट साइड में r² और ये r का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 mv² प्लस 1/5, यानी कि 7/10 mv², ये बचता है। तो जो वेलोसिटी आती है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, वो वेलोसिटी आएगी 10/7 gr, √10/7 gr। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हमने कैलकुलेशन, तो √10/7 gr ये इसकी स्पीड आ जाती है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, नॉर्मल फोर्स जो कि कप ने बॉल पर लगाया है वो निकालना है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इस पर, हॉरिजॉन्टल फोर्स पे नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा इस इंस्टेंट पर। ठीक है, और क्यों नहीं लग रहा होगा इसके लिए आप मेरे रोलिंग मोशन के जो दूसरे वीडियोस हैं उनको देखना। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते हैं इस इंस्टेंट पर, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स से मिस्टेक कर देते हैं n = mg करने का। n = mg नहीं है, यहाँ पर क्या है कि एक्सेलरेशन है बॉल में, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, ऊपर है। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v²/r, यानी कि इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी n माइनस mg इक्वल टू मास m एक्सेलरेशन v²/r। तो जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमको मिलेगी n इक्वल टू mg प्लस mv²/r से। तो n इक्वल टू mg और प्लस m/r, v² की वैल्यू, v की वैल्यू हम कहाँ से रख देते हैं, यहाँ से हमने निकाल चुके थे, √10/7 gr। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 10/7 gr, r से r कैंसिल हो जाता है, और सॉल्व करने पर यह आ जाएगा mg प्लस 10/7 mg, 10/7 mg। फर्दर कैलकुलेट करने पर 17/7 mg, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 17/7 mg, दिस इज द आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स n = mg की मिस्टेक इसमें कर सकते हैं, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में सिचुएशन ये है कि फिगर शोज ए रफ ट्रैक, ए पोर्शन ऑफ विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r. With what minimum linear speed should a sphere of radius small r be set rolling on the horizontal part so that it completely goes round the circle on the cylindrical part?
मतलब ये कि एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, इसको हम कितनी मिनिमम स्पीड दें इस वाली पोजीशन पर कि ये रोल करते हुए जाए और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है कैपिटल आर रेडियस वाला, इस कैपिटल आर रेडियस वाले पार्ट पर ये पूरी तरह से सर्कल कंप्लीट कर ले और कहीं पर भी इसका कांटेक्ट ना छूटे, यानी नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो ना हो। तो बेसिकली ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और इसमें हमको ये देखना होगा कि कांटेक्ट छूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं। कांटेक्ट छूटने का जो सबसे ज़्यादा चांसेस होगा वो होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से ये सुरक्षित निकल गया, ठीक है, अगर ये यहाँ से सेफली चला गया तो फिर पूरे सर्कल को कंप्लीट इजीली कर लेगा। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा हम एक अलग से डायग्राम बनाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो डायग्राम है मैं कुछ इस तरह का बनाता हूँ कि ये बनाया मैंने एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और थोड़ा एक बड़ा सा सर्कुलर पार्ट भी मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये सर्कल जैसा तो बना नहीं यार, तो इसको ही मैं यहाँ से घुमाता हूँ, ऐसे ये बना दिया, ठीक। तो ये सर्कुलर पार्ट है जिसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर के इक्वल, ठीक, कैपिटल आर के इक्वल इसका रेडियस है। और ये स्फीयर पहुंच जाता है जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर वो सिचुएशन में बना रहा हूँ कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल सरफेस से हमने इसको कितनी वेलोसिटी दे दी है, इसको हमने वेलोसिटी दे दी है हॉरिजॉन्टल सरफेस से v0, रेडियस कितना है इसका स्मॉल आर के बराबर, ठीक है। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तब इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो फोर्स लग रहे हैं उसमें एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg और यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा n, तो वो भी मैंने बना लिए, एक नॉर्मल रिएक्शन है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में वो ये है कि स्फीयर का जो सेंटर है वो जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ पर है वो है r माइनस आर। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। सर्कुलर पाथ जिसको कि ये सेंटर ऑफ मास फॉलो कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास जिस सर्कल पे चल रहा है वो ये वाला है और जो ये रेडियस है वो कितनी है, इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के बराबर, ठीक, इस रेडियस पर है। तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से टॉप मोस्ट पॉइंट पर इक्वेशन लिखूं तो वो इक्वेशन होगी n प्लस mg नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास m और स्पीड मान लेते हैं इसकी कितनी है, यहाँ पर मैं इसकी स्पीड मान लेता हूँ कि ये स्पीड है v, ठीक है। तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितना है, r माइनस आर है, तो यहाँ पर आना चाहिए r माइनस आर के बराबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मुझे v की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ कि v को मैं कम करता गया, ये जो v है इसको हम कम करते जाते हैं, कम करते जाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कम होती जाएगी। तो मान लिया कि v को कम करते करते हम इतनी वैल्यू पर आ गए कि नॉर्मल रिएक्शन जस्ट ज़ीरो हुआ है, ठीक है। तो v मिनिमम हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन को मैंने किया जस्ट ज़ीरो किया है, प्लस mg इक्वल टू m, इस v को लिखा मैंने v मिनिमम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट r माइनस आर। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी मुझे चाहिए है मिनिमम, वो मिनिमम वेलोसिटी है v मिनिमम इक्वल्स टू, सॉल्व करने पर यह आ जाएगा अंडर रूट g r माइनस आर, ठीक है। ये मिनिमम वेलोसिटी चाहिए हमको टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अब जो है कैलकुलेशन के लिए स्पेस चाहिए, तो मैं ये सारी चीज़ें उठा के रख देता हूँ ज़रा यहाँ पर, ठीक है। ये v मिनिमम हमको चाहिए। अब इसके आगे हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थ्रू आउट द मोशन प्योर रोलिंग मोशन चल रहा है, इसलिए वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है और हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं।
जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना होगा तो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल सेलेक्ट करना होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ मैं ग्राउंड को, यानी कि इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। ठीक है, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन लिखूँ तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूँगा मैं, mg/r, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, इसकी रेडियस के बराबर। अब मुझे इस डायग्राम की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं ये वाला डायग्राम यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये लिखा मैंने mg/r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, ये mg/r प्लस काइनेटिक एनर्जी में एक तो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I, और ये स्फेरिकल बॉल थी जिसका रेडियस r था, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे हम 2/5 mr², और प्योर रोलिंग मोशन है तो ओमेगा को लिख सकते हैं v/r, तो मैं उसको लिख रहा हूँ v/r का होल स्क्वायर। ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिख दी मैंने। कहाँ पर लिखी है मैकेनिकल एनर्जी, बॉल कहाँ पर इस समय, यहाँ पर जब है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की हाइट ग्राउंड से कितनी है, स्मॉल r के बराबर है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg/r। ठीक है, इतना इसको लिख दिया हमने। अब मुझे पहुंचाना है इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो इसके पास कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो अभी हमने निकाली है यहाँ पर, √g r - r वाली। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हिसाब समझा दूँ पहले मैं। इसके सेंटर ऑफ मास, जब ये बॉल यहाँ पहुँच जाएगी तो रेफरेंस लेवल से बॉल का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर होगा। तो देखो ये तो डिस्टेंस होगी इसकी r, ये डिस्टेंस कितनी है r। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई r, और यहाँ से और ऊपर कितना, ये r-r। तो सेंटर ऑफ मास की टोटल डिस्टेंस या टोटल हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल इज r + r-r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mg × r + r-r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई जब बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है, हाफ mv², जो v मिनिमम थी वो वाली v मिनिमम, प्लस हाफ I ω² रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। I की वैल्यू 2/5 mr² एंड v मिनिमम बाई r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं mg/r प्लस, अब ये जो वेलोसिटी है ये सारा सिंप्लीफाई करके कितना बचेगा, पिछले 4-5 क्वेश्चन से हम ये सेम चीज़ ऐड करते आ रहे हैं। यहाँ से 1/2 बचता है और यहाँ से 1/5, तो ये 7/10 mv²। तो 7/10 mv² इक्वल्स टू, राइट साइड में ये होगा mg × 2r - r प्लस, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 7/10 m v मिनिमम का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं, v मिनिमम की वैल्यू भी रखते हैं। तो 7/10 mv² को रखो लेफ्ट साइड में ही, 7/10 mv² को हम कहीं नहीं भेज रहे हैं, तो ये 7/10 mv² इक्वल्स टू mg × 2r - r। ये एज इट इज़ रखी ये वाली टर्म हमने, और जो mgr था इसको राइट साइड में ले गए तो हो जाएगा माइनस mg × r प्लस 7/10 m v मिनिमम कितना कैलकुलेट किया था, √gr - r, तो इसमें ये हो जाएगा √, मैं यहाँ से हटूँ जरा, √g r - r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होगा 7/10
एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी को अगर हम कॉमन ले लें तो एम जी इंटू ये हो जाएगा 2r माइनस आर, तो 2mg कॉमन आ जाएगा तो बचेगा r माइनस स्मॉल आर प्लस 7/10 mg अंडर रूट जाएगा इसमें से r माइनस आर। ठीक है, अब इसमें ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना बचता है। तो mg को बाहर निकाल दो, कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है 2r। अच्छा, r माइनस आर भी कॉमन आ रहा है तो उसको भी बाहर निकालो, तो mg इंटू r माइनस आर, इसको कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से बचता है 2 प्लस 7/10, राइट। और mg r माइनस आर एलसीएम लोगे तो 20 प्लस 7 यानी 27/10, और लेफ्ट साइड में था 7/10 mv स्क्वायर, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करने पर v आएगा अंडर रूट 27/7 g r माइनस आर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि सेंटर ऑफ मास जिस रेडियस पर मूव कर रहा है वो रेडियस कितनी है, वो रेडियस 2r नहीं है। सेंटर ऑफ मास जिस रेडियस पे मूव करता है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी कि r माइनस आर पर चलता है, इसलिए कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 ये कहता है, फिगर शोज ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m रोलिंग डाउन द लूप ट्रैक। द बॉल इज रिलीज्ड ऑन द लीनियर पोर्शन एज ए वर्टिकल हाइट h फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट। तो बॉल को यहाँ से रिलीज किया है, ठीक है, और इसमें स्मॉल स्फेरिकल बॉल दिया, पिछले में नहीं दिया था इसलिए उसकी रेडियस दी हुई थी बॉल की, इसमें स्मॉल कहा गया, रेडियस नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि जो h है उसके कंपैरिजन में हमको स्मॉल l नेग्लेक्ट कर देना है। अच्छा, द बॉल इज रिलीज ऑन द लीनियर पोर्शन एट ए वर्टिकल हाइट h फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट से इसका जो इसका मतलब समझा दूं मैं कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर, इस लोएस्ट पॉइंट से हाइट कितनी है, h है, ठीक है। द सर्कुलर पार्ट शोन हैज ए रेडियस r, और जो सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है, r है। अब पूछा है पार्ट ए में, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट ए पॉइंट ए वेयर द रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। पार्ट ए में ये पूछा है। बी में क्या पूछते हैं, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉल, मतलब व्हेन द बॉल इज एट पॉइंट ए। तो रेडियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने मतलब हमको एक तो स्पीड निकालनी पड़ेगी v²/r रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए। सी में क्या पूछा है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इफ h दिस एंड थीटा इक्वल टू 0, यानी कि बॉल जब यहाँ पर होगी थीटा इक्वल टू 0 पर, तब हमको क्या क्या निकालना है, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, यानी कि पूरी रोटेशनल मैकेनिक्स लगभग वो आपसे इसमें लगवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, बड़ा है, इसने काफ़ी सारा स्पेस क्वेश्चन नहीं ले लिया है, तो इसलिए मैं इसके पार्ट सॉल्व करूंगा जरा नेक्स्ट पेज पर। तो पार्ट ए में हमको क्या निकालना था, पार्ट ए में निकालना था, एक मिनट, इसमें अगर मैं देखूं तो पार्ट ए को केवल मैं लेके जाऊंगा यहाँ से, भाई ये मैंने पार्ट ए को उठाया और मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको रखते हैं इधर, और ये है पार्ट ए, ये क्वेश्चन का पार्ट ए, और ये है डायग्राम, ठीक। डायग्राम जो है इसको थोड़ा और बड़ा हम इसमें कर लेते हैं जिससे कि सिचुएशन क्लियर हो जाए। ये डायग्राम बना लिया हमने। अब इसमें पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट पॉइंट ए वेयर रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल।
तो भाई यहाँ पर प्योर रोलिंग मोशन चल रहा है, जैसे ही क्वेश्चन में गिवन था, कहीं पर कोई स्लिपिंग नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स का वर्क ज़ीरो होगा। इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। जब भी वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो है और मोशन प्योर रोलिंग है, या उल्टा कह सकते हैं कि जब मोशन प्योर रोलिंग है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ज़ीरो ही होगा इन सिंपल सिचुएशन में, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने के लिए पहले तो हमें उसका रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा। तो उसका रेफरेंस लेवल मैं कहाँ ले लेता हूँ, जो लोएस्ट पॉइंट था यहाँ पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल मैंने यहाँ पर लिया, और यू कितना यहाँ पर 0। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल की हो जाएगी mgh। सेंटर ऑफ मास की हाइट हम मानेंगे h के बराबर है, और बॉल का साइज बहुत छोटा है, इसलिए स्मॉल r जो इसका रेडियस है वो मैटर करता नहीं है। तो mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। जब ये बॉल पॉइंट ए पर पहुंच जाएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है आपको, तो आप ये हाइट कैलकुलेट करेंगे रेफरेंस लेवल से। तो इस हाइट में ये डिस्टेंस तो हमको ऑलरेडी पता है कितनी है, r के बराबर है, और जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है ये आएगा r साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला ये होगा r साइन थीटा, और नीचे वाला कितना है r, तो r प्लस r साइन थीटा। तो mgr प्लस r साइन थीटा, ये क्या लिखा हमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब लिखना है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में दोनों टर्म होंगी, एक ट्रांसलेशनल की भी एक रोटेशन की भी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvcm का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्फीयर इसलिए 2/5 mr स्क्वायर, तो 2/5 mr स्क्वायर। और प्योर रोलिंग मोशन है इसलिए ओमेगा को लिख सकते हैं vcm/r, और इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो लेफ्ट साइड में बचता क्या, एक ही चीज़ थी वहाँ, तो mgh, और राइट साइड में हो जाएगा mg r प्लस r साइन थीटा को मैंने एज इट इज़ रखा, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है उसको मैं ऐड करता हूँ। तो ये बहुत देर से ऐड करते हुए आ रहे हैं पिछले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में। तो ये 7/10 mvcm स्क्वायर इतना हो गया। अच्छा, वैसे काइनेटिक एनर्जी इसकी ऑलरेडी आ ही चुकी है, इसमें मुझे ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई थी, मुझे स्पीड निकालने की ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी देखो, डबल मेहनत में नहीं करूँगा, मैं केवल यहीं से निकाल सकता हूँ इस वाली इक्वेशन में। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और फाइनल है mgr 1 प्लस साइन थीटा। तो यही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, और ये किसके बराबर होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी, यही इसका आंसर हो गया, mgh माइनस mgr 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, पार्ट ए का आंसर यही हो गया। ये मैं आगे बढ़ गया स्पीड निकालने के लिए। स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है पार्ट ए के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे। पार्ट बी है फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर व्हेन बॉल इज एट ए। तो इसके लिए अब हमको जो चाहिए है वो चाहिए ये है कि जब बॉल पॉइंट ए पर पहुंच जाएगी तो टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन। तो देखो जो काम हम पिछली बार कर रहे थे वो अब करना पड़ेगा हमको। तो पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं कितनी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन है तो ओमेगा को वी बाई आर लिख लिया। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है फाइनल एम जी आर प्लस आर साइन थीटा। तो ये तो है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी एम जी एच के बराबर। अब ये दोनों ऐड करने के बाद यहाँ पर बचता है 7/10 एम वी सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है एम जी एच और माइनस एम जी आर 1 प्लस साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको चाहिए वी सी एम स्क्वायर बाई आर। तो वी सी एम स्क्वायर बाई आर इक्वल टू
m तो कैंसिल हो जाएगा सभी जगह से, तो m को हम उड़ा देते हैं यहाँ से, और ये होगा 10/7 GH, और R से डिवाइड किया था तो GH/R माइनस R से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा G इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आंसर जो बुक में दिया है उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी उन्होंने जी को भी कॉमन निकाल के रखा हुआ है। मैं वो चीज़ आप खुद कर लेना, उतना उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो ये तो क्या आ गया यहाँ पर, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये है रेडियल एक्सेलरेशन। अब हमको निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो VCM स्क्वायर निकाल देते हैं पहले तो हम। VCM स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 10/7 GH माइनस VCM कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ से, या यहाँ से VCM इक्वल टू R को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो VCM निकल आएगा। तो ये आ जाएगा 10/7 GH माइनस GR इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बचेगा 2 VCM इंटू DVCM बाई DT इक्वल टू, अब देखो ये जो 10/7 के अंदर जो GH है, ये G और H दोनों कांस्टेंट है, तो ये तो इनका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस फिर GR में जो 1 है ये 1 यहाँ पर, इस 1 का भी 0 होगा, थीटा वेरी कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो हम लिखते हैं माइनस GR कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी भी आएगा। ये गलती मत करना, डी थीटा बाई डी टी भी जरूर होगा यहाँ पर, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन टाइम के रिलेटिव कर रहे हैं, थीटा के रिलेटिव नहीं, तो डी थीटा बाई डी टी भी आएगा। तो अब सॉल्व करने पर ये बचेगा VCM लेफ्ट साइड में, और उसी के साथ DVCM बाई डी टी बचेगा, 2 से कैंसिल कर दिया 10 को, तो ये 5/7, एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है, माइनस 5/7 GR कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब देखो भाई डी थीटा बाई डी टी क्या है, डी थीटा बाई डी टी होगा, ये जो स्फीयर यहाँ पर चल रहा है, इस स्फीयर का जो छोटा सा स्फीयर है, अब मैं एक बनाई देता हूँ, एक थोड़ा सा स्फीयर जिससे कि विजुअल इफेक्ट आ जाए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्फीयर बना दे रहा हूँ जो कि देखने में बड़ा सा लग रहा है, और उसका रीज़न आपको पता ही है, बड़ा सा क्यों बना रहा हूँ, जिससे कि आपको विजुअल इफेक्ट मिल जाए, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है उसका। तो ये मैंने एक स्फीयर बनाया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है स्फीयर का, ये सेंटर ऑफ मास जिस रेडियस पे चल रहा है वो ये है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो होगी डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी इज, ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी को मैं लिख लूं अगर ओमेगा CM, तो ओमेगा CM की वैल्यू आएगी VCM अपॉन जिस रेडियस पे ये चल रहा है। अब देखो इसका जो रेडियस है वो एक्चुअल में तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r है सेंटर ऑफ मास का, लेकिन इस क्वेश्चन में ये गिवन था कि स्मॉल स्फीयर है, इसलिए हम कैपिटल R के कंपैरिजन में स्मॉल r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम मान लेंगे कि किस रेडियस पे चल रहा है, कैपिटल R पर ही चल रहा है। तो ओमेगा CM को मैं लिखूंगा VCM अपॉन R, ठीक। तो अब जो स्टेप थी यहां पर, ये डी थीटा बाई डी टी, ये हो जाएगा VCM बाई R के बराबर। तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि ये R से ये R कैंसिल हो गया, ये VCM से ये VCM कैंसिल हो गया, और DVCM बाई डी टी कितना बचा, DVCM बाई डी टी बचता है DVCM बाई डी टी इक्वल टू -5/7
जी कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने इसको ये सॉल्व किया। ठीक है, इसकी जो हाईलाइट है यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, वो ये वाली चीज है। जो हाईलाइट थी ना, जो इसमें हमने यूज़ किया वो ये है। इसको मैं हाईलाइट कर ही देता हूँ। ठीक है, इसको याद रखना, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, इसको डिस्कशन को ठीक से याद रखना कि सेंटर ऑफ मास जो है इसका r माइनस आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, लेकिन स्मॉल r इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू कैपिटल R। देयरफॉर वी कैन एज्यूम दैट सेंटर ऑफ मास इज मूविंग approximately along the circular path of radius capital R. Therefore, angular velocity of center of mass is d theta by dt. ठीक है, d theta by dt is and which is equal to omega cm equal to vcm by r. तो ये तो हुआ इसका पार्ट बी। अब हमको देखना है कि पार्ट सी क्या कहता है उसमें। अब पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए मैं इस वाले डायग्राम को यूज़ करूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इस डायग्राम में मैंने जो फ्री बॉडी डायग्राम है बॉल का वो बनाया हुआ है, फोर्सेस शो किए हुए, इनके वेक्टर थोड़े बड़े बड़े बनाए हुए हैं जिससे कि डायग्राम कंजेस्टेड ना लगे। और मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो मेथड कई सारे हो सकते हैं, मैं थोड़ी डिफरेंट अप्रोच लेता हूँ इसमें। मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ, तो टेकिंग टॉर्क। अच्छा, ये स्फीयर की पोजीशन यहाँ पर क्यों है? क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 दिया था, इसलिए मतलब स्फीयर यहाँ पर होगा। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं, तो टॉर्क देगा कौन? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहा हूं, तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा, नॉर्मल का 0 होगा, mg का टॉर्क मिलेगा, क्योंकि mg यहां से पास नहीं हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, या mg की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास नहीं होती है। तो इसका टॉर्क आएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब रेडियस से स्फीयर की, इक्वल टू आई अल्फा। तो आई भी हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट लिखना होगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के लिखेंगे। ये है 2/5 mr², ये मोमेंट ऑफ एनर्जी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस mr²। अब ये बन गया किसके अबाउट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इनटू अल्फा। और सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा mgr इक्वल टू 7/5 mr² अल्फा। पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी मुझे अपनी, ये इतना आया और एक आर से एक आर उड़ा दिया, तो अल्फा और मास भी कैंसिल हो गया। तो अल्फा की जो वैल्यू आती है वो आती है 5g/7r। और ये पेयर रोलिंग मोशन है, पेयर रोलिंग मोशन है, इसलिए मैं ACM को लिख सकता हूँ अल्फा आर। ठीक है, तो ACM इक्वल टू अल्फा आर, और ये कितना हो जाएगा? अल्फा आर की वैल्यू 5g/7। तो मैंने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लिया इस तरह से, और सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास, ठीक है, 5g/7, तो बाकी चीज़ें भी बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मेरे पास आ चुका है, अब इसको यूज़ करके हम बाकी चीज़ें भी निकाल लेंगे। कैसे? अब मैं न्यूटन सेकेंड लॉ से इक्वेशन लिखूँ इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये होगा mg माइनस fs इक्वल टू MACM। तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं हम यहाँ से, fs इक्वल टू mg माइनस MACM। तो ये होगा mg माइनस m, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? 5g/7। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाती है 2/7 mg के बराबर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट हो गया, और इसको लिखा मैंने 2/7। मास कितना गिवन था? मास गिवन था इसका 70 ग्राम, तो 70/1000, और जी की वैल्यू हम रखेंगे 9.8। इसको सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाएगा 0.196 न्यूटन के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट हो गया हमारे पास। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है इसमें? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो होगी n इक्वल टू m VCM²/r। तो यहाँ पर VCM कितना होगा? हालांकि VCM हम पहले निकाल चुके हैं एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो हम वहाँ उसको भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर से लगा के, जैसे mgh इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 लिखी मैंने। जब बॉल यहाँ पर पहुँच जाएगी हॉरिजॉन्टल वाली पोजीशन पर, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgr
प्लस, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv/cm² प्लस हाफ I⍵²। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 mr²। ओमेगा को लिख सकते हैं v²/r²। ये सारा हम कई बार कर चुके हैं पहले भी। तो mgh इक्वल टू mgr प्लस ये बचता कितना है 7/10 mv²। और यहाँ से mv² की वैल्यू कितनी आई, mv² की वैल्यू आती है 10/7 mgh माइनस mgr। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ इसको r से डिवाइड ही कर देता हूँ यहीं, तो डायरेक्ट नॉर्मली निकल आएगा। mv²/r की वैल्यू आएगी 10/7 इंटू mgh/r माइनस mg। चलो अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में है mv²/r, राइट साइड में है 10/7, और mg को भी बाहर निकाल दो, h/r माइनस 1। तो ये होगा 10/7, m कितना था 70 ग्राम था, तो ये 70 डिवाइडेड बाई 1000। g की वैल्यू कितनी है 9.8। h/r, h कितना था 60 और r कितना है 10। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये रेशियो में है। तो ये बचेगा 6 - 1 यानी कि 5। तो अब देखो ये 10/7, तो ये 7 से तो 7 उड़ गया, एक 0 मैंने उड़ा दिया और एक 0 इसका भी उड़ा दिया। तो यहाँ से बचता है 0.98 और अंदर बच रहा है 6 - 1 यानी कि 5 के बराबर। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 4.9 के बराबर। ठीक है, 4.9 न्यूटन। तो mv²/r की जो वैल्यू आई हमारे पास ये 4.9 न्यूटन है, और mv²r ही किसके बराबर है, यही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। ठीक, तो ये था इसका थर्ड पार्ट के सेकंड पार्ट का आंसर कह लो, या क्वेश्चन के सी पार्ट का एक आंसर हो गया ये। तो नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लिया हमने और फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल लिया, और इस तरह से इसका डिस्कशन होता है कंप्लीट। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें काफ़ी कुछ रोटेशन के कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर laying on a rough horizontal surface is hit sharply and horizontally by a cube. Where should it be hit so that the shell does not slip on the surface? यानी कि इसको कहाँ पर हिट करें, सेंटर ऑफ मास के साइड पर हिट करें कि ये स्लिप ना हो, यानी कि पेयर रोलिंग मोशन में आ जाए। तो पहले जो एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे सिचुएशन में क्लैरिटी आ जाए। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर हमने बना लिया कि एक थिन स्फेरिकल शेल है और इस पर फोर्स लगाया। तो जो एरो मैंने बनाया है ये फोर्स की डायरेक्शन है, और सेंटर ऑफ मास से कितनी हाइट पर ये फोर्स, जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये सेंटर ऑफ मास से इस हाइट पर ऊपर फोर्स इस पर हमने लगाया है। फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू को हम लिख लेते हैं कि ये फोर्स कितना F है, और जिस हाइट पर ये लगा हुआ है वो हाइट कितनी है h के बराबर। ठीक, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ये थिन स्फेरिकल शेल है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 2/3 हमारे स्क्वायर लेंगे। अब कॉन्सेप्ट समझो जरा। वैसे तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है कि हर बॉडी के लिए हम हाइट बता सकते हैं कि किस हाइट पर फोर्स लगाएं कि वो फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, चाहे स्मूथ सरफेस पर रखी हो, पेयर रोलिंग मोशन करने लगे। मैं केवल इस वाले क्वेश्चन को डील करूंगा यहाँ पर। तो जो फोर्स हमने लगाया है F, उस फोर्स F को हमने इस हाइट पर लगाया कि ये जो सरफेस है, अगर ये सरफेस रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है इसको पेयर रोलिंग मोशन के लिए। फोर्स हमने इस साइड पर लगाया कि बॉडी पेयर रोलिंग मोशन में जाती है बगैर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। बॉडी डजंट नीड फ्रिक्शन एट दिस पॉइंट। या अगर ये बॉडी स्मूथ सरफेस पर है तब भी ये पेयर रोलिंग मोशन में आ जाएगी, अगर फोर्स की हाइट हमने सूटेबल ली है तो इसको हम इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको इक्वेशन में हम ऐसे लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस स्फीयर पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? F।
फ्रिक्शन है ही नहीं, और बगैर फ्रिक्शन की ये प्योर रोलिंग मोशन में आ जाती है बॉडी। तो F इक्वल टू हो जाएगा MACM, ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। ACM इक्वल टू मैंने लिख लिया, ACM की वैल्यू है F/m, ये इक्वेशन नंबर 1। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट में टॉर्क लेता हूँ। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिया तो केवल एक ही फोर्स दिख रहा है जो टॉर्क देगा इसको, वो है F। तो F का टॉर्क आएगा F इंटू H इक्वल टू I अल्फा। ये बॉडी क्या है, हॉलोस्फीयर है, 2/3 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। तो उसको सिंप्लीफाई करें तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 3FH अपॉन 2mr स्क्वायर के बराबर। यह है इक्वेशन नंबर 2। अब है वही कॉन्सेप्ट कि बॉडी को फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है प्योर रोलिंग मोशन में आने के लिए। फ्रिक्शन होगा भी तो लगेगा नहीं, और अगर स्मूथ सरफेस है तो भी वो प्योर रोलिंग में आएगी उसे, क्योंकि फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। यानी कि प्योर रोलिंग मोशन के लिए इसको जो कंडीशन चाहिए होती है कि अल्फा आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, ACM के बराबर। वो अभी सेटिस्फाई हो रही है, तो अल्फा की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू है 3FH अपॉन 2mr स्क्वायर इंटू आर, और ACM कितना था, F/m। तो F से F कैंसिल हो गया, ठीक, मास से मास कैंसिल हो गया, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो H की वैल्यू आएगी 2R/3। यानी कि अगर फोर्स 2R/3 पर लगा दिया हमने, इस हाइट सेंटर ऑफ मास से कितनी हाइट पर लगाया फोर्स, सेंटर ऑफ मास से 2R/3 पर लगा दिया, तो ये बॉडी यानी कि हॉलोस्फीयर प्योर रोलिंग मोशन में आ जाएगा और इसको फ्रिक्शन की कतई ज़रूरत नहीं है। और अगर ये रफ सरफेस पर रखा भी है तो भी जब ये रोल करेगा इस हाइट पर फोर्स लगाने पर, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 80 भी कंप्लीट हुआ, और इसके डिस्कशन को हम यहीं कंप्लीट करते हुए बढ़ते हैं आगे।